हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपको मैंने बिहार बोर्ड का इतिहास का क्लास 9 का बुक मैंने पूरा पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। आप लोग कह रहे थे इस पर मैम नोट्स दीजिए, तो मैं लाइन बाय लाइन ये प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए लाया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2 साल पहले भी मैंने आपको ये करवाया था, लेकिन ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। जब तक कि आपका सिलेबस नहीं आया है 7th फेज को लेकर के, तो आपको जो भी सामाजिक अध्ययन जिनका है उनको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा और बिहार से रिलेटेड अपडेट रहिए। आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश कौन है? तो ये है आपका स्पेन एवं पुर्तगाल। क्योंकि मैंने इसको पिछले क्लास में इतना डिटेल से पढ़ाया है कि अगर आप वो पिछला क्लास देख लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए। भौगोलिक खोज जब यानी कि पूरे पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र का कोई अता पता नहीं था। क्या अमेरिका है, क्या इंग्लैंड है, क्या यूरोप है, जितने भी महाद्वीप हैं, किसी का कोई अता पता नहीं था। तब ये दिमाग स्पेन और पुर्तगाल ने लगाया था। यहाँ से भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। और भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में स्पेन एवं पुर्तगाल किन देशों से पिछड़ते चले गए और किन देशों को अधिक सफलता मिली, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंट में कुछ ये गलतियाँ कहीं कहीं हो गई है, इसको कट करते जाइएगा। टाइपराइटर में गलती हुई, टाइपराइटर से गलती हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ नहीं है क्लाइमेट। तो आपका ये देखेंगे कि स्पेन एवं पुर्तगाल ने तो भौगोलिक खोजों को शुरू की, लेकिन इसके आगे कौन निकल गया? यूरोप, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और सबसे बाद में जर्मनी इससे आगे निकल गया। तो ये भौगोलिक खोजों की शुरुआत जिस दो देशों ने की, ये महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजों की शुरुआत जिन 2 देशों ने की, ये देखिए। और वही दोनों देश पिछड़ते चली गई और आगे बढ़ गए आपके यूरोप, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे। विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से परस्पर संपर्क का कारण क्या रहा? यानी एक क्षेत्र से, एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र तक जो संपर्क बनाया गया, संपर्क का मेन कारण क्या था? तो व्यापार और वाणिज्य था। व्यापार के कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में आते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्राचीन एवं मध्यकालीन व्यापार के लिए किन 2 देशों के मध्य मार्ग का प्रयोग किया जाता था? प्राचीन एवं मध्यकालीन व्यापार यानी शुरू में जब व्यापार की शुरुआत हुई उस समय, और मध्यकालीन में जब व्यापार जो 2 देशों के बीच होता था, 2 देश प्रमुख थे, वो था आपका एशिया और यूरोप। सारे प्रश्न आपके VVI है। और प्राचीन एवं मध्यकालीन समय में किन देशों और क्षेत्रों में जनजीवन रहते हुए भी शेष विश्व का या व्यापार से उनका कोई जुड़ाव नहीं था? मैं प्रश्नों के मतलब को समझाते हुए आपको आगे ले चलूँगी कि प्राचीन और मध्यकालीन में कुछ देशों में जीवन था, लोग रहते थे, लेकिन बाकी और क्षेत्र से उनका किसी प्रकार से कोई जुड़ाव नहीं था, न व्यापारिक न किसी प्रकार से जान आन। तो किन देशों से? तो ये था आपका अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के और भी अन्य हिस्से। लेकिन ये आपने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 में, एशिया एवं यूरोप जो थे वो व्यापार के लिए एक्टिव हो चुके थे, लेकिन इन 2 देशों का बाकी ये नीचे वाले देशों से, यहाँ जो आपने देखा, इन 2 देशों से कोई संपर्क नहीं। कुबलाई खान कौन थे? ये चीन के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? ये एक बार तो आपको अध्याय पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास बुक है तो वो पढ़िए, नहीं तो मैंने अभी तुरंत कल नहीं परसों मैंने वीडियो डाला हुआ है, इसका पूरा डिटेल में बुक पढ़ा कर लाइन बाय लाइन, उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं। तो ये जो पुर्तगाली यात्री थे मार्को पोलो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके और भी निकलेंगे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? तो वो पुर्तगाली यात्री थे। उन्होंने ही अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य की जो समृद्धि थी, जो धन वैभव था और
चीन के शासक कुबलय खान के जो दरबार में वैभव था, इन सब का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प यानी बिल्कुल कम, नहीं के बराबर और अंधविश्वास से भरा हुआ कब था? तो ये मध्यकालीन यूरोपीय काल में था। कंपास या कुतुबना किस प्रकार का यंत्र है? तो ये दिशा सूचक यंत्र है, जिससे दिशा का पता लगता है। जेरूसलम, जिसको कि अभी इजराइल में है, जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध कब हुआ? ये अति महत्वपूर्ण है। 11वीं से 13वीं शताब्दी यहाँ पर टाइप हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये 11वीं से 12वीं शताब्दी होगा। आप लोग जरा पिछला एक्सरसाइज पढ़ के बुक में इसको करेक्शन करिएगा, यहाँ पर हो सकता है टाइप में मिस्टेक हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से धर्मों का मतलब समझ में आया। जो भी ईसाई धर्म है, जो जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म आपने पढ़ा है, जैन धर्म आपने पढ़ा है, तो शुरुआत ईसाई धर्म से हुई थी, इसीलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे आपका, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो अरबों से सीखा था यूरोप वासियों ने। एस्ट्रोलोब क्या है? देखिए, एस्ट्रोलोब कई जगह आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आपको ए से शुरू होगा एस्ट्रोलोब, तो कभी कहीं भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए से भी शुरू होता है एस्ट्रोलोब। तो एस्ट्रोलोब क्या है? ये अक्षांश जानने का एक उपकरण है। कैरावल क्या है? तो पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज। ये जाल नहीं होगा, चाल होगा, चलने वाले जहाज। जो टाइप कर रहे हैं वो उनका स्टार्टिंग अभी थोड़ा है, तो 1-2 वर्ड आप लोग करेक्ट करिएगा, आगे चल के सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी जो थे मार्थोलोमियो डियाज, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपके आएंगे। जो मार्थोलोमियो डियाज थे वो कहाँ के व्यापारी थे? तो पुर्तगाली व्यापारी थे। अब याद रखिएगा, मार्थोलोमियो डियाज और मार्को पोलो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मार्को पोलो जो था वो पुर्तगाली यात्री थे, वो यात्रा करने के लिए विश्व का निकले थे, और ये व्यापारी थे मार्थोलोमियो डियाज, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने जहाज़ से कहाँ तक की यात्रा की थी? तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आसाम। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है आपका, एस्ट्रोलॉब क्या है? ये सही है और इसका आंसर भी बिल्कुल सही। अक्षांश जानने का उपकरण है। 17 है आपका, कैरावल क्या है? तो ये पुर्तगालियों द्वारा एक जहाज बनाया गया था। ये जहाज तेज चाल से चलती थी, लेकिन बिल्कुल हल्की थी ये जहाज। 18वां है आपका, सबसे पहले भूमध्य सागर, जिसको कि अटलांटिक महासागर भी कहते हैं आप, भूमध्य यानी कि भू जो है भूमि के मध्य में जो सागर है, उसमें सबसे पहले अपने जहाज किसने उतारे थे? तो ये यूरोप नाविक थे। और 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज ने जहाज की यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? तो ये है आपका अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतर्द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप तक वो पहुँचे थे। और ये मार्थोलोमियो पुर्तगाली व्यापारी थे। इसके पहले आपने मार्को पोलो पढ़ा, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। दोनों में आप ध्यान रखिएगा, जो यात्री थे उन्होंने यात्रा की थी, उसी के दौरान वो चीन के शासक और विजयनगर के जो सम्राट थे उनके समृद्धि का, धन दौलत का, दरबार के वैभव का वर्णन किया था। और ये यात्रा करने के लिए ये व्यापारी थे, व्यापार के मकसद से निकले थे। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका की खोज किसने की और कब की? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये कोलंबस ने की थी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और ये 1492 ईस्वी यहाँ पर होगा। ये CMS है, CMS ना हो करके ईस्वी होगा, आप इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के मालाबार तट, जिसको केरल कालीकट भी कहते हैं, वहाँ पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में पहुँचे थे। जमेरीन कौन थे? तो ये कालीकट, जिसको कि केरल के नाम, केरल को ही पहले कालीकट कहा जाता था। यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने ही वास्को डी गामा का केरल पहुँचने पर स्वागत किया था। अब्दुल मजीद कौन थे? तो अब्दुल मजीद जो थे, अब्दुल मजीद भारत के एक व्यापारी जिनकी भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, अब्दुल मजीद भारत के व्यापारी थे। इसके पहले आपने बार्थलोमियो डियाज के बारे में पढ़ा, वो पुर्तगाली व्यापारी थे। इसके पहले आपने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा, वो पुर्तगाली यात्री थे। इसके पहले आपने कुबलय खां के बारे में पढ़ा, जो चीन के शासक थे। तो नाम से भी आपको जगह और ईस्वी का याद रखना चाहिए और उसके कामों का याद रखना चाहिए। आगे बढ़ना है। वास्को डी गामा को भारत आने का सीधा मार्ग किसकी सहायता से मिला? तो यही जो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद थे उनकी सहायता से। और
अगला प्रश्न है आपका वास्को डी गामा भारत से लाए गए वस्तुओं को यूरोप में कितने मुनाफे पर बेचता था। तो ये देखेंगे आप, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भारत में वो 1 रुपया में खरीदता था वास्को डी गामा, वो यूरोप ले जाकर 26 रुपया में बेचता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। ये जो आप 27 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, ये जो काको है, ये है कोलंबस अमेरिका को, ठीक है। फिर यहाँ पर मिसराइट हुआ है, आप सुधार करिएगा। कोलंबस अमेरिका को किस द्वीप का हिस्सा समझते थे। तो भारतीय महाद्वीप का। रेड इंडियन किसे कहा जाता था। कोलंबस द्वारा अमेरिकी निवासी को, क्योंकि कोलंबस अमेरिका को भी भारत ही समझता था, एशिया का एक हिस्सा समझता था, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहता था। पूरी दुनिया का चक्कर किसने और कब लगाई, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस तरह से आपको सामाजिक अध्ययन बिहार बोर्ड से पूछा जाए तो इन सारे प्रश्नों पर आप VVI का टिक लगाते चलिए। तो पूरी दुनिया का चक्कर किसने और कब लगाया था। तो ये थे आपके मैगलन। इन्होंने 15वीं से 19वीं ईस्वी में। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूजन में ना पड़ें। मैगलन ने यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या है। मैगलन ने 1519 ईस्वी में, इसको आप क्या करिएगा, 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का इन्होंने चक्कर लगाया था। और इससे यह बात सिद्ध हुई थी कि पूरी दुनिया, यानी कि जो समुद्र है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे यह धारणा कि क्या हुई थी, पुष्टि हो गई थी। ये धारणा पोस्ट हो गई थी, नहीं पुष्टि हो गई थी कि समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका ये गलत वर्ड पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण PDF अब आपको मिलते रहेंगे। और जो भी टाइप राइटर हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगला आप बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसके नाम से अमेरिका एक महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। तो ये थे आपके स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची, इनके नाम से ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीपों की खोज किसने की, कैप्टन कुक ने। जितने भी अलग अलग द्वीप हैं सबकी किसी न किसी ने खोज की है। इसी तरह बिहार के बारे में भी आपको जानना है पूरा डिटेल में, जो कि बहुत जल्द मेरे इस चैनल पे आएगा उसका वीडियो। कैसे बिहार का निर्माण हुआ, कब बिहार का गठन हुआ, कितनी उसकी भौगोलिक क्षमता है, कितनी नदियाँ हैं बिहार में, कितने ज़िले, ये सब तो मैंने शॉर्ट वाइज में बताया, लेकिन आपको डिटेल में इस पर जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। न्यूजीलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने। तो कुछ नाम को आप याद रख लीजिएगा, जैसे सर जॉन सेबास्टिन हो गया, कैप्टन कुक हो गया, स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पुची हो गए, जितना मतलब कि अमेरिकी वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची हो गए। तो ये सब नाम को आप याद रखिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है कि न्यूजीलैंड आपका यहाँ भी है, न्यूजीलैंड यहाँ भी है। तो यहाँ तर्क हुआ, कैप्टन कुक ने खोज तो दिया उस द्वीप को, नामाकरण करने में थोड़ा लगने लगा क्या करना है क्या नहीं, फिर उस पर पुष्टि करने के लिए ये लोग वहाँ पहुँचे। फिर इस तरह से आपका ये तीनों नाम न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ आ सकता है। तो आप बिल्कुल देखिएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड जुड़ा पूछे तो कैप्टन कुक आंसर होगा। और सर जॉन और सेबास्टिन के बारे में पूछे और ऑप्शन में कोई और द्वीप ना दे करके न्यूजीलैंड दे तो आप वहाँ टिक करिएगा। आगे बढ़ेंगे। इतने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन को जानने के बाद अब जो भौगोलिक खोजों के परिणाम निकले, जब भौगोलिक खोज हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, उस पर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि बुक तो हमने पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोजों के परिणाम आए कि यूरोपीय देशों द्वारा सोना एवं चांदी कहाँ से आयातित किया गया था। आयातित मतलब बाहर से मंगाया हुआ। जब भौगोलिक खोजों का पता चल गया कहाँ क्या है, नामाकरण हो गया, इस क्षेत्र को अमेरिका, इस क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्र को न्यूजीलैंड कहते हैं। तो यूरोपीय देश जो मंगाते थे सोना चांदी, वो अमेरिका से मंगाते थे। कितने वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही थी, 80 वर्षों तक। 80 वर्षों के बाद जब सोना चांदी का पता चलने लगा, क्योंकि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग चीज़, टीना, लोहा, जस्ता एक अलग जगह पर मिलते हैं। जो ज्वालामुखी के कारण जो चीज़ें अंदर से बाहर निकलती है वो एक अलग क्षेत्र में, कितने जो हैं एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कितने निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं, ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है चांदी पर निर्भर थी। जब सोना का पता लगा तो फिर वो सोना चांदी दोनों अमेरिका से मंगाने लगे। प्रारंभ में उपनिवेश स्थापित करने में कौन से देश अग्रणी रहे। अग्रणी मतलब आगे, और उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती। तो पुर्तगाल और स्पेन जो था, यहाँ पर ये सबसे पहले उपनिवेश
के लिए ये अग्रणी थे, यानी यहाँ पर बाहरी लोगों को बसाने लगे। यही औपनिवेशिक जो आप कारण पढ़ेंगे, या औपनिवेशिक परिणाम जो भी हुआ, यानी बाहर से आए लोगों को बसाकर किस तरह उसको जो है हरासमेंट, उसको किस तरह से टॉर्चर किया जाता था। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका प्रश्न, उपनिवेश स्थापित करने में फ्रांस कब शामिल हुआ? तो फ्रांस भी उपनिवेश स्थापित करने लगा, तो ये था 16वीं सदी के अंत एवं 17वीं सदी के प्रारंभ में। सोने चांदी के भंडारे की प्राप्ति कौन सा देश अग्रणी था, यानी सोना चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था? तो ये स्पेन कहाँ सोने चांदी का भंडार है, इसमें आगे स्पेन था। और अगला है, ये देखिए यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल नहीं होगा। गुलाम और दास जो थे, इस प्रश्न को करेक्ट कर लीजिएगा कि गुलाम या दास ने व्यापार का रूप कब धारण कर लिया? तो 16वीं शताब्दी के अंत में जितने गुलाम थे, जितने दास थे, उनको व्यापारी, मतलब उनके साथ व्यापार किया जाने लगा। इस देशों के जो औपनिवेशिक थे उसको पहले दास बनाया गया, फिर उसको गुलाम किया गया, फिर उसको व्यापार उसके साथ किया गया, उसको दूसरे देशों में बेचा जाने लगा। तो ये 16वीं सदी के अंत में था। सामने और भी है, यह क्या है? यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यह एक सिक्का है, यह जो है सामने और भी है, यह क्या है? तो यह एक सिक्का है, और ये स्पेनिश के सिक्के थे। अगला है आपका, यूरोप के नवीन फसल कौन से थे? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, ये सभी यूरोप के नवीन फसल थे। और यूरोप के माध्यम से भारत में किन किन फसलों का आगमन हुआ था? ये है आपका चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू इत्यादि। अब देखिए, इतना कुछ जानने के बाद आपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिल्कुल 6 पॉइंट जानने हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई थी, क्योंकि हम लोग भारत के एक बिहार क्षेत्र से हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा अगला पेज आपका। और इसमें जितना भी गलत हुआ मैंने करेक्ट करवाते गई हूँ, मैंने करवा दिया है। बिल्कुल आप लोग आराम से इसको कर लीजिएगा। आगे के PDF से और भी आपको सुधार मिलेगा, PPT से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना अति महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न हैं। तो भारत में पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ था, और ये 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, जो कि 1600 ईस्वी के आसपास हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच का आगमन हुआ था, जो कि 1602 ईस्वी में हुआ था। डच के बाद फ्रांसीसी थे, उसके बाद डेनिश थे, उसके बाद स्वीडिश थे। ये सभी महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल आपको मैंने और भी 2 साल पहले जो क्लास करवाया उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्लास को आराम से समझ लिया होगा। जिन्होंने वो बुक चैप्टर वाइज जो मैंने करवाया है वो पढ़ लिया होगा, तो उनको तो ये अभी याद हो गया होगा। बाकी आप 2-3 बार और समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण है। सारे क्लास का मैं इसी तरह से नोट्स PDF लाने का प्रयास करूँगी। तो जो चैनल पर नए हैं कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिएगा इस चैनल पर।